आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे OMNS क्लासेस में। चलिए आज हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित मॉडल है सोशल साइंस का, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी व्याख्या करेंगे, उत्तर सहित व्याख्या करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। तो एक का क्या हो जाएगा, का। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है वो रूसो को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, रूसो को। तो 2 का क्या हो जाएगा, ख। तीसरा प्रश्न देखेंगे, विस्मार जर्मनी का चांसलर कब बना। तो विस्मार जर्मनी का चांसलर 1860 ईस्वी में बने। तो 3 का क्या हो जाएगा, ग। आपको विस्मार के बारे में बताते चलो कि विस्मार को लोह चांसलर भी कहा जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर देखते हैं। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो रूसो का है। किनका है, रूसो का। तो 4 का क्या हो जाएगा, ग। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो विश्वकोश नामक जो है ग्रंथ की रचना जो है वो दीदरो ने की है। तो 5 का क्या हो जाएगा, ग। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा, ख। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यह जो कथन है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का कथन है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ग। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ वो 1905 ईस्वी में हुआ। तो हम लोग 8 का क्या करेंगे, ग। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और यह जो विद्रोह है झारखंड में ही हुआ था। तो 9 का क्या हो जाएगा, घ। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी बन जाता है क्योंकि ये झारखंड से बिलोंग करता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे हम लोग। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। तो 10 का क्या हो जाएगा, ख। चलिए प्रश्न संख्या काफी लंबा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बचाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संसाधन। 11 का क्या हो जाएगा, ख। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में किन की भूमिका नहीं है। तो भूमि निम्नीकरण में जो है वनों की को काटना, अति पशुचारण और खनन की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन सब चीजों से क्या होती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति कमी हो जाती है। इसलिए 12 का क्या हो जाएगा, घ। मधुमक्खी पालन से भूमि की उपजाऊ में कोई कमी नहीं आती है। चलिए 13 प्रश्न संख्या को देखते हैं हम लोग। 13 का क्या हो जाएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। तो 43% भाग जो है मैदानों के रूप में पाया जाता है भारत में। तो 13 का क्या हो जाएगा, ग। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लो अयस्क जो है अवनीकरणीय योग्य है, यानी इसको हम फिर दोबारा नहीं पा सकते हैं एक बार अगर उपयोग करने के बाद में। इसलिए 14 का क्या हो जाएगा, घ। चलिए 15 का देखते हैं हम लोग। गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है अब वो नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे लुप्त जाति में रखा गया है। इसलिए 15 का क्या हो जाएगा, घ। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है। तो भारत में जो जैव विविधता को कम करने वाला कारक सभी हैं, क्योंकि वन्यजीव का आवास का अगर विनाश करेंगे तो भी वन्यजीव में कमी आएगी। वन्यजीव को अगर मारना या शिकार करेंगे उनका तो भी उनमें कमी आएगी, या पर्यावरण प्रदूषण या दावानल के द्वारा भी उनमें कमी आती है। इसलिए 16 का क्या हो जाएगा, घ। उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई रोकने से संबंधित है, इसलिए 17 का क्या हो जाएगा, ख। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जल की कमी के कारण क्या कारण है, यानी जल की जो कमी होती है उसका क्या कारण है। तो अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। इसलिए हम लोग 18 का क्या करेंगे, घ। उपरोक्त सभी। टांका क्या होता है आपको बताते मैं चलूं दोस्तों कि टांका जो है एक तरह के वो बरसात के पानी को जमीन के अंदर संग्रहित करने का एक तरीका है। तो इसलिए 19 का क्या हो जाएगा, क। पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक को कहते हैं। चलिए 20 को देखेंगे दोस्तों।
कि सन 1925 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो 2025 तक 20 करोड़ लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो 20 का क्या हो जाएगा का। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि सेट 3 सेट 2 में मैंने इसके बारे में बताया था, ये आ चुका था पहले ही प्रश्न। तो क्या है, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम इसको पा सकते हैं, इसलिए 21 का क्या हो जाएगा ख। चलिए 22 को देखते हैं। वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो वह देश जो है विकसित देश में आता है। अगर इनसे ज्यादा रहता है तो हम लोग उसे विकसित देश में श्रेणी में रखते हैं। तो 22 का क्या हो जाएगा ख। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं दोस्तों। सतत विकास का उद्देश्य क्या है। विकास का केवल अपने लिए, या विकास केवल दूसरों के लिए, या विकास वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, या विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों ग हो जाएगा, क्योंकि विकास वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होता है, यानी वर्तमान के लिए भी होती है और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो हमें पता है कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 24 का क्या हो जाएगा ग। 25 को देखते हैं दोस्तों कि अधिक एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी। तो इसका हम पा सकते हैं दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग 5000 में 500 को गुना कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या निकालते हैं, देश का कुल आय बटा जनसंख्या से भाग देकर, यानी 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा क। हम क्या करेंगे 5000 को 500 से गुना कर देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जा सकता है, तो यानी 26 का क्या हो जाएगा ख। चलिए 27 को देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। तो 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों ग। चलिए 28 का देखते हैं कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है दोस्तों। तो निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों क। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं दोस्तों। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। इसमें बोल रहा है संगठित क्षेत्र कौन से हैं, उसका अर्थ चुनना है दोस्तों। तो इसका यह हो जाएगा, यह उन उद्गमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। तो 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों क। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 30 को देखते हैं दोस्तों। कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सेवा क्षेत्रक में वो आते हैं जो तृतीय होते हैं, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो 30 का क्या हो जाएगा ग। चलिए 31 प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं दोस्तों कि सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। तो 31 का क्या हो जाएगा ग। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं हम लोग दोस्तों। 32 का प्रश्न संख्या इस प्रकार है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं दोस्तों। तो 33 का है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो सामुदायिक सरकार जो है वो बेल्जियम से संबंधित है। 33 का क्या हो जाएगा ख। चलिए 34 का देखते हैं हम लोग दोस्तों कि बेल्जियम में डच बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो बेल्जियम में डच बोलने वालों की प्रतिशत कितनी है, तो 40%। 34 का क्या हो जाएगा क। चलिए 35 को देखते हैं दोस्तों। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है। तो इसका हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो 35 का क्या हो जाएगा ख। तो 35 का कितना क्या हो जाएगा दोस्तों ख। चलिए हम लोग 36 का देखते हैं दोस्तों। किसका देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग 36 का इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों ख हो जाएगा दोस्तों। प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग क्या हो जाएंगे, संघ सूची का विषय है। चलिए प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं दोस्तों। हमारे देश में राज्य भाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है। तो 37 का हो जाएगा घ। 40% है, यानी
ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ यहाँ हिंदी बाकी सब भी भाषा भी बोली जाती हैं। चलिए 38 को देखते हैं दोस्तों, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों? घ, संथाली। तो यहाँ की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा है? तो संथाली। 38 का क्या हो जाएगा? घ। चलिए 39 का देखते हैं दोस्तों, कि पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 50% आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों। 39 का क्या हो जाएगा? घ। चलिए 40 को देखते हैं दोस्तों, कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ग, 1994। यानी 40 का क्या हो जाएगा? ग। चलिए दोस्तों मैं आपको बताते